हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रीडिंग में। स्टूडेंट, ये पॉलिटी की 8वीं क्लास है। जिन्होंने बाकी के 7 क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप उसको जरूर देखें। आप सभी को पता है कि आने वाले एग्जाम आरओआर और यूपीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाने हैं। उसी के बेसिस पे हमने पॉलिटी स्टार्ट कर रखा है। बाकी के यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी टॉपिक था यूपी स्पेशल से संबंधित मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर देखें। और आज की 8वीं क्लास को शुरू करने से पहले जो कि संबंधित है स्टेट गवर्नमेंट और इसके तहत जो है हम महत्वपूर्ण क्लास पढ़ने वाले हैं पूरे संपूर्ण विस्तृत व्याख्या के साथ। इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमने 7वीं क्लास में क्या पढ़ा था। और इसके बाद वीडियो एक बार आप सभी लाइक शेयर कमेंट और जिस भी ग्रुप में जुड़े हों वहाँ पे शेयर जरूर करें। तो चलिए पहले देखते हैं कि 7वीं क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट, ये है 7वीं क्लास का थोड़ा सा ब्यौरा जो हम आपको देना चाहेंगे। तो पढ़े थे 7वीं क्लास में शहरी स्थानीय शासन यानी रूरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जैसे पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था थी, उसी आधार पर जो है शहरी स्थानीय शासन में भी 3 स्तर हैं, जैसे आपका नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने शहरी स्थानीय शासन के बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, और इसको जो है 3 भाग में बांटा गया है। और पश्चिम बंगाल में मैंने बताया था पंचायती राज व्यवस्था की 4 स्तरें पाई जाती हैं, ग्राम, अंचल, क्षेत्र, जिला। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जबकि पूरे देश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पाया जाता है, अंचल पंचायत नहीं पाया जाता है। तो इससे संबंधित चुनाव किस प्रक्रिया से होता है ये हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि शहरी स्थानीय शासन में यानी जो मेयर होते हैं, पार्षद होते हैं, उनका चुनाव किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक में शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है और इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका उल्लेख भाग 6 में किया गया है संविधान के, और अनुच्छेद में 168 से लेकर 212 तक जो है उल्लेख राज्य सरकार का किया गया है। आप सभी को पता है कि भारत में जो है कुल कितने स्टेट हैं, तो 28 स्टेट हैं, और इसके बाद 8 यूटी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में क्या है, एक विधानसभा है। बाकी के दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। और जो है विधानसभा को क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। दिल्ली और पांडिचेरी में जो है कब अस्तित्व में आया था विधानसभा, तो दिल्ली और पांडिचेरी में 17 नंबर का संशोधन संविधान में किया गया था 1992 में। इसके संशोधन से ही दिल्ली और पांडिचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी। तो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा कब बनाया गया था, तो 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में जो है दिल्ली और पांडिचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नोट करके पॉइंट है कि विधानसभाओं में सीटों का वितरण जो है किस आधार पर किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। मैंने आपको जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया था और इसके बाद जब शहरी प्रशासन के बारे में भी बताया था कि उनका चुनाव किस आधार पर किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनका वितरण जो है, उन पर जो है जो सीटों का वितरण होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो विधानसभाओं में सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और इसके बाद आर्टिकल 170 किसी भी विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या तय करती है। तो आर्टिकल 170 से क्या तय किया जाता है कि विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट होगी और न्यूनतम कितनी सीट होगी। तो आर्टिकल 170 के तहत जो है विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 500 होगी। तो विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी होगी, 500 होगी। लेकिन अगर पूछे न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 60 होगी। तो ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल 170 के अंतर्गत विधानसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या जो है 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी होगी, तो 60 होगी। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत में हर एक पॉइंट पे अपवाद है। तो इसमें देखते हैं अपवाद में आप देखेंगे कि मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, यहाँ पे जो है विधानसभा की सीटें जो है 60 से कम है। तो कहाँ कहाँ पे कितनी है, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में 40
विधानसभा सीट है। सिक्किम में सबसे कम 32 है और पांडिचेरी यानी जो यूटी है इसमें आपका 30 विधानसभा सीट है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप देखेंगे, इसको याद कर सकते हैं कैसे, आ मी गो इसमें 40 है, सिक्किम में आपका 32, पांडिचेरी में आपका 30 क्या है विधानसभा सीट। तो सबसे कम विधानसभा सीटें किस राज्य में है, सिक्किम में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। ये तो आप सभी के मुंह में बैठा होगा, मतलब जुबान पे है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो है विधानसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी हैं, तो 403 विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते चलेंगे। विधानसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में जनता द्वारा किया जाता है। जैसे विधानसभा का चुनाव किया जाता है उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपका लोकसभा का चुनाव भी किसके अंतर्गत किया जाता है, जनता के द्वारा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। विधानसभा और लोकसभा दोनों एक ही लेवल की सरकारें हैं, बस ये है कि ये स्टेट में काम करती है, वो आपका सेंट्रल में काम करती है। ठीक है, तो विधानसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र यानी प्रत्येक सीट से एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, जिसे विधायक या एमएलए कहते हैं। एमएलए मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जनता द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, तो एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही सीट होती है जिस पर जो है प्रतिनिधि खड़ा होता है, और उस प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। जनता उसे अपने वोटों के माध्यम से जिताती है, जिससे वह जीत कर जो है कहाँ पहुंच जाता है, विधानसभा में पहुंच जाता है। और फिर वही प्रतिनिधि जो है जो जीत जाता है वो जो है क्या कहलाता है, विधायक कहलाता है या एमएलए कहलाता है। यही एमएलए जो है, जितने भी एमएलए होते हैं यानी विधायक होते हैं, वो सभी आपस में बातचीत करके अपने बीच से एक सीएम बनाते हैं। तो एग्जाम्पल में अब देख लेते हैं। तो स्टूडेंट वो लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी थोड़ा सा मतलब ख़राब हो गया, तो इस वजह से फ़ोन की लाइट से वीडियो बना रहे हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आज मैनेज करना, अगर लाइट आ जाएगी तो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे जैसे दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जो है विधानसभा की टोटल कितनी सीट है, तो 403 सीट है। यानी एमएलए या विधायक कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी के पास उस विधानसभा की सीटों का आधे से अधिक सीट प्राप्त होना अनिवार्य है। तो अगर सरकार तभी बनेगी, यानी कि मान लीजिए जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है, 403 है, तो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, तो इसे जो विधानसभा में टोटल सीट है इसका आधे से ज़्यादा चाहिए। तो आधे से ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 400 का आधा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 हो जाएगा। और इसके बाद 3 बचता है, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 आदमी तो विधानसभा में बैठेगा नहीं, इसलिए जो है 3 का 2 मानेंगे। ठीक है, तो 3 का जो है 2 मान लेंगे, तो ये टोटल हो जाएगी 202 सीट। तो विधानसभा में जो है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए यानी अपना सीएम चुनने के लिए किसी भी पार्टी के पास जो है कितनी सीटें होनी चाहिए विधानसभा की, तो टोटल सीटों का आधे से ज़्यादा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों पर चुनाव जीतना जरूरी है, तभी जो है आप विधानसभा में अपना सीएम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो कि जो है सरकार किस तरह से बनाई जाती है। एक तो आप जो है 403 सीटों में से 202 सीट लेकर आइए, यानी कि आपके पास फुल मेजोरिटी होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। एक तो होता है गठबंधन की सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले हम देखेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार के बारे में, यानी फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट। यदि कोई पार्टी आधे से अधिक सीट प्राप्त कर सरकार बनाए तो उसे पूर्ण बहुमत की सरकार कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। अगर जो है इस पर एमएलए जीतते हैं तो कितने एमएलए को जीतना जरूरी है, तो 202 एमएलए जिस पार्टी के जीत जाएंगे वो जो है अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी, अगर 200 जीत गए तो मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। यदि 202 सीटें नहीं प्राप्त होती हैं तो सरकार जो है गठबंधन बना के जो है सरकार बना सकती है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि गठबंधन की सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका चुनाव में, राज्यों में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग का जो है अनुच्छेद कितना है, तो 324 निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है। सत्ताधारी के विधायक अपना नेता चुनते हैं।
सत्ताधारी दल यानी कि जो 400 सीट में से 202 सीट लेकर आई है तो वही कहलाती है सत्ताधारी दल। तो सत्ताधारी दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं और वही जो सत्ताधारी दल का नेता चुना जाता है वही क्या बन जाता है, वह राज्य का सीएम बन जाता है। ठीक है। इसके बाद है आपका मुख्यमंत्री को सलाह देने और शासन में सहयोग हेतु एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। इसके बाद कुछ खास मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाते हैं, इन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। आप भूल सकते हैं, एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ये पूरा आपका हो जाता है सत्ताधारी दल का दल हो जाता है, इनमें से एक निकल के आपका सीएम बन जाता है और इसी सीएम को सहयोग करने के लिए जो ये बाकी के नेता होते हैं इनका एक समूह होता है जिसे क्या कहते हैं, इसे मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक है। तो ये मंत्री परिषद कहलाते हैं और इसी मंत्री परिषद में से कुछ मंत्रियों को जो है कुछ महत्वपूर्ण विभाग दे दिए जाते हैं। मान लीजिए इसमें 10 मंत्री हैं तो 10 मंत्री में से एक मंत्री यहाँ चला गया तो बच्चे कितने, 9 मंत्री। इन 9 मंत्रियों में से मान लीजिए 5 को जो है महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया तो इस मंत्रियों को क्या कहा जाता है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है। तो ये कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ खास मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाते हैं, इन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो इन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो अब जो है गवर्नमेंट स्टेट में यानी राज्य सरकार में कौन कौन कार्य करते हैं, तो पहले तो हो जाते हैं आपके मुख्यमंत्री, फिर इसके बाद हो जाता है आपका पूरा मंत्रिपरिषद, जिसके मंत्रिपरिषद के भाग में कौन होते हैं, उसमें सीएम भी आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं। लेकिन इसी मंत्रिपरिषद से जो है कुछ मंत्रियों को जो है क्या बना दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है। तो नोट, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 403 का 15% जितना हो जाएगा, अगर आप सभी को कैलकुलेशन करना है तो कर लीजिए। तो 403 का 15% जो है से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। इसके बाद मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए। 15% यानी 403 का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 12 मंत्री से कम नहीं होनी चाहिए। ये होता है विधानसभा का क्राइटेरिया होता है। ठीक है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों का 15% निर्धारित किया गया था। तो ये जो है विधानसभा के जो पूरी सदस्य संख्या है यानी पूरी सीटों की संख्या 430 है, इसका जो है 15% होना चाहिए। ये कब निर्धारित किया गया था, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह निर्धारित किया गया था। इसके बाद है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में उल्लेख है राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। राज्य की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रिपरिषद कौन, जो पूरा जीते हुई सत्ताधारी दल का जो पूरे नेता होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट ये सभी जो मिलकर बनाते हैं, यही महत्वपूर्ण पद यही होता है। मतलब मंत्रिपरिषद, इसके अंतर्गत जो मतलब इसी में से एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, बाकी के कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो है अनुच्छेद कितना है, 161 है, 163 है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, फिर मुख्यमंत्री से पूछता है कि जो है किसे किसे जो है हम नियुक्त करें, किन किन मंत्रियों को, तो बाकी मंत्रियों को भी राज्यपाल जो है क्या करता है, नियुक्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, उसी प्रकार लोकसभा को भी निम्न सदन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, हमने विधानसभा के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे विधान परिषद, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में पूछेंगे तो जिसे क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं, उसी प्रकार विधानसभा भी कहते हैं इसे राज्य के स्तर पर। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। पता जब से लाइट चली गई फिर लाइट आई, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, क्योंकि डिस्टर्ब हो गए एक बार ना, तो इसलिए। तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। अब इसमें देख लेते हैं आर्टिकल 169 में संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी क्रिएशन या अवसान यानी सस्पेंड कर सकता है।
तो संसद को यह अधिकार है किसके तहत, आर्टिकल 169 के तहत वह किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद का निर्माण कर सकता है या फिर निर्माण हुए विधानसभा का क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, यानी उसको अवसान सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका नोट में देखते हैं, इस संबंध में उस राज्य की विधानसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करें। इस संबंध में जो है, इस संबंध में यानी कि अगर किसी भी राज्य में जो है अगर विधान परिषद चाहिए तो उस विधानसभा का, जैसे आपका यूपी में कितना है 403 है, तो इसका जो है 403 का 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया जाए कि हाँ हमारे यहाँ पर भी, हमारे राज्य में भी विधान परिषद बना दीजिए, तो संसद जो है विधान परिषद बना देगा। तो इसी संबंध में लिखा गया है, इस संबंध में उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे कि हमारे यहाँ पे बनाइए, तो बन जाएगा। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 171, विधान परिषद की संरचना गठन का उल्लेख किसमें किया गया है, तो विधान परिषद की संरचना का गठन किया गया है अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट आपका विधान परिषद की सदस्य संख्या, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, उस राज्य की विधान सभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 सदस्य से न्यूनतम यानी कम भी नहीं होना चाहिए। तो 1/3 से ज़्यादा ना हो और 40 सदस्य से कम ना हो। नेक्स्ट आपका विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है। नेक्स्ट आपका विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के जैसा ही होता है। मैंने बताया था जो विधानसभा है वह किसकी तरह होता है, राज्यसभा की तरह होता है। जैसे आपका विधान सभा जो होता है वो लोकसभा की तरह होता है, उसी प्रकार विधान परिषद राज्यसभा की तरह होता है। इसका भी कार्यकाल कितने, 6 साल तक का इनका कार्यकाल होता है एक मंत्री का, लेकिन अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन हर दूसरे साल जो है 1/3 सदस्य हट जाते हैं। यानी नेक्स्ट आपका विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल। अब हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर का उल्लेख जो है भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख है। आप सभी को बता दें कि इनके बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं, मैंने उसका 3 वीडियो मैंने पूरे एक मतलब अनुच्छेद 1 से लेकर लास्ट तक यानी कि 370 तक जो है जितने भी अनुच्छेद थे महत्वपूर्ण, उन सभी को मैंने उनके लिए 3 वीडियो बना के प्लेलिस्ट में सेव करी है। आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा विभाग है, मंत्री का उल्लेख किसमें किया गया है, ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के तहत मैंने वहाँ पे अच्छे से सिर्फ अनुच्छेदों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जो है थ्योरी क्लास है, तो यहाँ पे ज़्यादा अनुच्छेदों को नहीं बता सकते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण होगा तो वो तो हम बता देंगे। तो राज्यपाल का उल्लेख भाग 6 में है, आर्टिकल 153 से 162 के अंतर्गत किया गया है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह किसमें कहा गया है, आर्टिकल 153 में। नोट करके है, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये सभी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका 155 आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति फिर करता है, फिर मुख्यमंत्री की करता है, और मुख्यमंत्री से पूछकर बाकी के मंत्रियों का भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अर्थात राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। यह उल्लेख 155 में है। इसके बाद योग्यता क्या होनी चाहिए, राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए कि आपका जो है सबसे पहले क्राइटेरिया है कि आप जो है 35 साल की उम्र पूरा कर चुके हों। नेक्स्ट आपका संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं संसद मतलब हो जाएगा आपका लोकसभा, विधानसभा यानी कि जो राज्य का सीएम होता है उस वाले पद की बात हो रही है। तो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब हो रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म से वह भारत में ही पैदा हुआ हो, यानी कि वह भारत का हो, यह जरूरी नहीं है, वह किसी दूसरे देश का भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर आकर जो है क्या बन सके,
मतलब यहाँ की नागरिकता ले ले तो वह राज्यपाल बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री या फिर आपका वो पीएम नहीं बन सकता है। देख सकते हैं आप इंदिरा गांधी जी को, सॉरी सोनिया गांधी जी को, इसलिए वो जो है देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि वो जो है जन्म से अपने भारत की नहीं है। पद की शपथ जो है किसमें है, तो गवर्नर के पद की शपथ है अनुच्छेद 159 में। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं आर्टिकल 159 के तहत। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल के कार्य क्या क्या है, तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, यह जो है अनुच्छेद 164 में है। तो मुख्यमंत्री की ये क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री का जो है मुख्यमंत्री का उल्लेख किस आर्टिकल में है, मतलब किसके तहत जो है, किस आर्टिकल के तहत जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो 164 के तहत। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, ये आप याद रखेंगे। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन की मांग कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। यानी राज्य में कोई आंतरिक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो जो है वो राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकते हैं कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, आप यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। तो राष्ट्रपति जब शासन लागू हो जाएगा तो उस राज्य का पूरा दायित्व किसके ऊपर आ जाएगा, तो सीएम से हट के पूरा दायित्व आ जाएगा राज्यपाल के अंदर। नेक्स्ट है आपका राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वह होता है गवर्नर। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है गवर्नर। राज्य का प्रथम नागरिक होता है कौन, गवर्नर। इसके बाद विधानसभा का सत्र यानी सेशन बुलाना और समाप्त करने का दायित्व किसका होता है, किसके पास अधिकार है, तो यह भी गवर्नर के पास है। तो विधानसभा का सत्र बुलाना और उसे समाप्त करना गवर्नर के पास इसकी शक्ति होती है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 161 में जो है राज्यपाल द्वारा क्षमादान यानी क्षमा का दान करने की शक्ति जो है राज्यपाल में किस अनुच्छेद के तहत है, तो 161 के तहत है। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। सिर्फ मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास जो है मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 200 राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु संरक्षित रख सकता है। यानी विधानसभा में कोई बिल पास हुआ हो या कोई विधेयक पास किया गया हो और उसके बाद जब राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए आता है तो राज्यपाल चाहे तो उस बिल को रख सकता है, ये कहकर कि मैं इसे पहले राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करूंगा फिर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, 213 में है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम देखने वाले हैं। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो हम लोकसभा तक या राज्यसभा दोनों देखेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट अब से शुरू कर रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद। संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसमें जो है संसद या फिर इसे कह सकते हैं संघीय कार्यपालिका, इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो पार्लियामेंट के मैंने 3 अंग बता दिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब इसके बारे में देखते हैं उल्लेख। आर्टिकल 79 में जो है भारत की संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो संसद किससे बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, यानी लोअर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है 5 वर्षों में स्वतः भंग हो जाती है। तो लोकसभा जो है 5 वर्षों में स्वतः भंग हो जाती है। आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव होता है जनता के द्वारा और यह 5 साल के लिए चुनी जाती है, जैसे राज्यों में आपका विधानसभा चुना जाता है। ठीक है। तो वहाँ भी विधानसभा जो है निम्न सदन का होता है, यहाँ भी लोकसभा निम्न सदन का होता है। लोकसभा को साधारण सभा यानी हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। लोकसभा को साधारण सभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सदस्यों का चयन जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे साधारण सभा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका लोकसभा का गठन कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा। संपूर्ण देश में जनसंख्या के आधार पर सीटों का वितरण किया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने विधानसभा बताया था आपको, तो उसमें भी बताया था कि जो है जहाँ पर जनता द्वारा चुना जाएगा तो वहाँ पे जो है सीटों का आधार कौन माना जाएगा, तो जनसंख्या माना जाएगा। ठीक है, तो देश में जनसंख्या के आधार पर सीटों का वितरण किया जाता है। इसके बाद मूल संविधान में लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी थी, तो जब संविधान बना था तो उस समय लोकसभा के लिए कितनी सीटें थी, तो 500 सीटें थी। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 550 हो सकती है अधिकतम। ठीक है, नोट में है आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति को 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त थी। आप सभी को पता है कि भारत में जो है 2 आंग्ल भारतीय भी मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन 25 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो ये 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, अब यह मनोनीत नहीं किए जाते, यानी कि ये जो सीट थी यानी 2 आंग्ल भारतीय सीट थी, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है कब समाप्त किया गया, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 104वें संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। ये पोस्ट अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो आप बताएंगे कि जो है अब जो है कितनी सीट बची है, तो लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो 543 है। स्टूडेंट फिलहाल चली गई, थोड़ा सा आज अच्छा नहीं लग रहा, बट क्या करें, कोर्स किसी दिन में गैप हो जाएगा तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि ऐसे ही वीडियो देख लें। और बिल्कुल भी अब समझाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वर्तमान में जो है कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में जो है 543 सीटें हैं। कहाँ पे, लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। तो इनमें से जो है 543 सीटें कहाँ से आती हैं, तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो 80 सीटें हैं। तो इसी प्रकार से 80 सीटें लोग कहाँ से हो जाएंगी, यूपी से हो जाएंगी, और बाकी अदर स्टेट में जितनी लोकसभा की सीटें हैं सब जो है राज्यों से जोड़कर कितनी सीटें बनती हैं, तो 524 सीटें बन रही हैं वर्तमान टाइम में। ये कहाँ से आती हैं, राज्यों से आवंटित है। तो 524 सीटें राज्यों से आवंटित हैं लोकसभा की। बाकी की जो 19 सीटें बचती हैं ये कहाँ से आ रही हैं, तो यह केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। टोटल लोकसभा की सीटें 543 हैं वर्तमान टाइम में, और राज्य से जो है 524 सीटें राज्यों से आती हैं, और जबकि 19 सीटें कहाँ से आती हैं, केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट तथा अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटें आरक्षित हैं, जिनकी क्रमशः संख्या क्या है, तो SC के लिए कितनी सीटें हैं, 84 सीटें हैं, और ST के लिए कितनी सीटें हैं, तो 47 सीटें हैं। तो याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। नोट में देखेंगे, अब कुछ लोकसभा से पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं, 80 हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से करें ना, उत्तर प्रदेश के पश्चात सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, बिहार से कितनी हैं, 40 सीटें हैं। तो ऐसे ऐसे सभी राज्यों को की सीटों को मिलाकर कितनी सीटें हो जाती हैं, टोटल 524 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक SC सीटों वाला राज्य यानी शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में है, तो है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक ST यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए सर्वाधिक सीट किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। वह राज्य जहां पर ST व SC को आरक्षण नहीं मिला है, तो वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य हो जाता है आपका गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इन 4 राज्यों में जो है SC और ST के लिए कोई आरक्षण नहीं है, यानी कि वहां पर SC और ST की जनसंख्या पाई ही नहीं जाती। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि इस तरह से आकार में देखें तो इस प्रकार से कह रहा है। तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, या लद्दाख का है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो यह उन्नाव उत्तर प्रदेश का है। यानी कि हो सकता है क्षेत्रफल के आधार पर छोटा हो, लेकिन जनसंख्या इसमें बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, तो इस मामले में पूछ रहा है। तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है, जो कि उत्तर प्रदेश का है। वहीं सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह लद्दाख है। नेक्स्ट आपका लोकसभा में सरकार का गठन कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। तो निर्वाचित सीटों, ठीक है, निर्वाचित सीटों यानी कितनी सीटें हैं टोटल लोकसभा की वर्तमान में? तो 543। ठीक है, तो निर्वाचित सीटों पर प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा चुनाव होते हैं। इतने सीटों पर जो है प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, जिसमें सरकार बनाने के लिए सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 272 होनी चाहिए। जैसे मैंने आप सभी को विधानसभा में बताया था कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, सरकार बनाने के लिए 202 सीट चाहिए। उसी प्रकार जो है लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में 543 है। 543 का आधा हो जाता है 272। तो किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए लोकसभा की 543 सीटों में से 272 सीटों पर जीतना जरूरी है। विधानसभा में भी बताया था कि जो है एक तो सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से और दूसरी बनती है गठबंधन के आधार पर। तो ये सेंट्रल लेवल पर जो है गठबंधन का कार्य जो है एनडीए करती है, जो कि एनडीए के साथ जो पार्टियां मिल जाती हैं तो उसे एनडीए कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका नेतृत्व, एनडीए का नेतृत्व कौन करता है? बीजेपी के साथ जो है जो भी छोटी मोटी पार्टियां आकर मिलती हैं तो यही पूरी पार्टियां मिलकर क्या कहलाती हैं? एनडीए कहलाती हैं। ठीक है, तो एनडीए का नेतृत्व कौन करता है? बीजेपी करता है। पता है लाइट चली गई तो कुछ इधर उधर से दिमाग नहीं काम कर रहा। और यूपीए का माई बाप कौन होता है? जैसे एनडीए का माई बाप बीजेपी होता है, उसी तरह से यूपीए का माई बाप कौन होता है? तो यह कांग्रेस होता है। यूपीए में जब कुछ छोटी छोटी पार्टियां मिल जाती हैं, मतलब कांग्रेस में, तो यह क्या बन जाती है? यूपीए बन जाती है। ठीक है, तो यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो बीजेपी का एनडीए है और कांग्रेस का यूपीए। लो स्टूडेंट, लाइट भी आ गई। तो अब देखते हैं, मैंने बता दिया कि एनडीए के अंतर्गत कौन आता है? बीजेपी, और यूपीए के अंतर्गत आता है कांग्रेस। अब जो है सरकार कैसे बनती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा में जो है पीएम कैसे चुने जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। सरकार यानी कार्यपालिका, तो जीती हुई पार्टी के सांसद एमपी अपना नेता चुनते हैं। जैसे लोकसभा, जैसे मैंने कहाँ पर बताया था? विधानसभा में बताया था कि जो विधायक होते हैं वो अपने में से एक को अपने सत्ताधारी दल का एक नेता चुन लेते हैं, वही नेता उनका सीएम बन जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी होता है सरकार में, यानी लोकसभा में जीती हुई पार्टी के सांसद जो है अपना नेता चुन लेते हैं और सत्ताधारी दल का नेता क्या कहलाता है? पीएम कहलाता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री कहलाता है। थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि नहीं तो फिर लाइट चली जाएगी। पीएम की सलाह के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। पीएम की सलाह के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और इसे क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्रिपरिषद। सेम उसी तरह से प्रोसेस है। थोड़ा सा अगर माइंड रखेंगे, अगर यहाँ वहाँ पे नहीं समझे हैं तो यहाँ पे समझ जाएंगे। तो मैंने बताया कि पूरा एक क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो इनमें से एक को क्या बना देंगे? तो एक को इसमें से बना देंगे पीएम। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ को अभी निकालेंगे, क्या बनाएंगे? कुछ को निकाल कर जो है क्या बना देंगे? कैबिनेट मंत्री भी यहाँ भी बना देंगे। ठीक है, और ये जो पूरा भाग होगा, ये मतलब ये भी और ये भी मिला के क्या कहलाते हैं? तो मंत्रिपरिषद कहलाता है। तो इसी मंत्रिपरिषद में से एक मंत्री बनेगा पीएम और कुछ बन जाएंगे क्या? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो कुछ मंत्रियों के पास जो है महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। मैंने सेम बताया कि ये सभी को तो जो है ये कैबिनेट मंत्री बना नहीं सकते हैं क्योंकि इतने सारे विभाग तो है नहीं, इसलिए कुछ को जो है महत्वपूर्ण विभाग मिल जाते हैं और जिनको महत्वपूर्ण विभाग मिल जाता है उन्हीं को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, थोड़ी जल्दी पढ़ाएंगे। मैंने बार बार आप सभी से बताया कि थोड़ा जल्दी करेंगे। और कार्यपालिका में अब देखते हैं कौन कौन आ जाते हैं, यानी लोकसभा में कौन कौन लोग होते हैं। तो आपका पहला हो जाता है पीएम, कैबिनेट मंत्री, फिर हो जाते हैं आपके मंत्रिपरिषद। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से ही कौन कौन निकलते हैं? तो एक तो निकल जाएगा आपका पीएम और दूसरा आपका निकल जाएगा कैबिनेट मंत्री, जिनके पास कुछ महत्वपूर्ण विभाग होंगे। और इनका कार्य क्या है? तो कानून को लागू करना, कानूनों को लागू करना, यानी टू एग्जीक्यूट द लॉ। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहे हैं कि जो सदन की कुल संख्या है, सदन मतलब जो लोकसभा की टोटल सीटें हैं कितनी है? तो मैंने बताया था 543 सीट है।
तो 543 सीट का सिर्फ 15% ही इसमें क्या होगा, संख्या होगा मंत्रियों का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसमें कुछ भी मतलब न्यूनतम, इसमें न्यूनतम का कोई पद नहीं है, कितने न्यूनतम होने चाहिए, इसमें न्यूनतम का पद नहीं है। जबकि लोकसभा में आपका न्यूनतम का पद नहीं है और विधानसभा में आपका न्यूनतम का पद था कितना, 12 था। ठीक है, आर्टिकल 74 में देखते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो 74वें में क्या लिखा है अनुच्छेद में, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये आपका मंत्रिपरिषद है। यह मंत्रिपरिषद किसको सलाह देगा, प्रेसिडेंट को। और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, तो ये पीएम होते हैं, यानी कि जो मोदी जी का पूरी मंत्रिपरिषद है, इसी मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है, मोदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। सेम उसी तरह से जैसे फिर चला गया लाइट, आज का दिन ही खराब है स्टूडेंट। फिर देखते हैं कहाँ पे पहुंचे। हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। सेम प्रोसेस वही है, जैसे गवर्नर जो है किसको नियुक्त करता है, सीएम को, और सीएम से सलाह लेकर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी तरह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री से पूछकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 75B(3) के तहत, तो ये आर्टिकल 75 है और ये आर्टिकल का सब आर्टिकल है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि मैं सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद मतलब लोकसभा, लोकसभा में ही तो संसद के लोग जाते हैं चुनकर। तो लोकसभा किसके प्रति होता है, जनता के प्रति। ठीक है, क्योंकि जनता जो है लोकसभा के सदस्यों को जिताती है वोट देकर। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि लोकसभा में कुछ इस तरह का डायग्राम चित्र बना होता है, यानी कि ऐसे सीटें लगी होती हैं और यहाँ से जो है ये रास्ता होता है आने जाने के लिए। ठीक है, किसी को डिस्टर्ब ना करे ऐसे आने जाने के लिए। वैसे तो होता नहीं कि सब एक लोग धक्का मुक्की करके बैठेंगे, तो यहाँ पे मैनेज एक तरीका होता है, बैठते हैं और यहाँ पे जो है चेयर लगी होती है, टेबल लगा होता है और ये आपका चेयर हो जाता है। इस चेयर पर जो है लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के दाहिने साइड में यहाँ पे कौन बैठता है, जिसकी सरकार होती है उसके सभी मेंबर बैठे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बैठा होता है वो सदन का नेता होता है, यानी जिन्हें पीएम कहते हैं। तो ये लोकसभा की दाहिनी तरफ होते हैं और लोकसभा की बाईं तरफ कौन होता है, विपक्ष का नेता। तो लोकसभा की दाहिनी तरफ कौन बैठता है, लोकसभा अध्यक्ष के दाहिनी तरफ सदन का नेता होता है और विपक्ष में जो है इनके बाईं तरफ विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, अब है कि विपक्ष के नेता को भी कैबिनेट मंत्री की तरह दर्जा मिलता है। जो बाकी मंत्री होते हैं उन्हीं की तरह जो है विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको भी है उन्हीं की तरह दर्जा, यानी कि भत्ता, वेतन, सब कुछ सुविधाएं उन्हीं की तरह दिया जाता है जो विपक्ष के मंत्री होते हैं या नेता होते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी का नेता सदन में विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष हेतु न्यूनतम गणपूर्ति कुल सीटों का 10% होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि विपक्ष नेता हेतु गणपूर्ति कुल सीटों का 10% होना चाहिए, यानी जो 543 सीट है इसका 10% वोट कितना हो जाता है, नियर अबाउट 54 के। ठीक है, तो 54 वोट होना चाहिए, यानी संसद होने चाहिए किसके पास, विपक्ष के नेता के पास। अगर 54 सीटें नहीं हैं तो विपक्ष में भी बैठने को नहीं पाएगा। आप सभी को पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, विपक्ष के पास जो है 54 सीटें भी नहीं थी कि जो है वो सरकार के विपक्ष में बैठ के उनसे क्वेश्चन भी कर सके। ठीक है, इतनी खराब हालत मोदी जी ने कांग्रेस की कर दी थी, कब, 2014 के लोकसभा चुनाव में। अब देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि इनका चुनाव कैसे होता है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो लोकसभा के सदस्य ही अपने बीच में से लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, आमतौर पर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही सत्ताधारी पार्टी से संबंधित होता है। मैंने बताया था कि जो है जिसके पास सीटें ज़्यादा होगी वही जो है लोकसभा अध्यक्ष चुन लेता है। ठीक है, तो बीजेपी के पास 272 सीटों से भी ज़्यादा सीट है, तो इसलिए जो ओम बिरला जी हैं वो कह सकते हैं किस पार्टी के हैं, तो वो बीजेपी से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि विपक्ष के पास उतनी सीट नहीं है कि जो है अपना लोकसभा अध्यक्ष बना सकें, परंतु उससे अपेक्षा की जाती है वह किसी के पक्ष में ना रहे।
लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि तुम कांग्रेस की करो या फिर बीजेपी की करो, ठीक है। तुम्हें बीच में अगर सब अध्यक्ष बनाया गया है तो दोनों की साइड तुम बराबर देखो, ठीक है। ये नहीं करो कि अगर हमें बीजेपी ने बैठाया है तो हम बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुक जाएं, ये गलत है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष आमतौर पर विपक्षी पार्टी से चयनित होता है। जो लोकसभा होते हैं वो सत्ताधारी की पार्टी के होते हैं, जबकि जो लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि विपक्षी पार्टी के होते हैं, लेकिन ये अपवाद है, ऐसा नहीं है। पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष पार्टी के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है। तो प्रथम लोकसभा की बैठक कब की गई थी? तो 1951 से 52 में। लेकिन क्वेश्चन है कि 13 मई 1952 को हुई थी प्रथम लोकसभा की बैठक, 13 मई 1952 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेवन मालवंकर जी, तथा उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंकर थे। वर्तमान लोकसभा 17वें क्रम की है, ठीक है। तो जो वर्तमान लोकसभा चल रही है किस नंबर की है? तो 17वें नंबर की है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट है आपका लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विघटन तथा अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विघटन तक अपने पद पर बना रहता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष तब तक बना रहेगा जब तक लोकसभा का अगला चुनाव नहीं होने वाला होता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष तभी तक रहेगा जब तक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष भी 5 साल तक बना रहेगा। नेक्स्ट है आपका किसी प्रस्ताव या विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। यानी लोकसभा में कोई बिल या प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो मान लीजिए 10 वोट कांग्रेस की तरफ से, 10 वोट जो है बीजेपी की तरफ से पड़े, तो जो है बिल जो है अभी बराबर पर है, तो जो ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं एक वोट दे सकते हैं। चाहे वो बोले कि हम कांग्रेस की तरफ से देंगे तो बिल जो है कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, अगर बोलेंगे हम बीजेपी की तरफ से देंगे तो जो है बीजेपी की तरफ से चला जाएगा। तो यही होता है कि जो बिल होता है उस पर अपना निर्णायक मत भी दे सकते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो कोई विधेयक ऐसा है अगर वह धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। और धन विधेयक का अनुच्छेद क्या है? तो आर्टिकल 110 है, ठीक है। धन 10 ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आज का आखिरी है, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वही संसद की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा और राज्यसभा को दोनों जब मिला दिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? संयुक्त बैठक कहा जाता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? या भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त बैठक का उल्लेख जो है आर्टिकल कितने में किया गया है? तो 108 में किया गया है। तो स्टूडेंट ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि जो है वीडियो बहुत ख़राब बन रही है और फिर समझा रहे हैं तो इधर उधर हो रहा है, क्योंकि डिस्टर्ब है दिमाग, इसलिए। और कोशिश करे थे कि जो है आप सभी को बहुत अच्छे से पूरा समझाएंगे और वीडियो आराम से बनाएंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए, लेकिन सब आज गड़बड़ हो गया। लाइट साथ नहीं दे रही है, इन्वर्टर ख़राब हो रखा है। अब इसको कल बनाएंगे तभी कोई वीडियो अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब कुछ कर देना जो मन करे। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।